Okay, बच्चों, let's start जी. So we are going to start the halogens or group 17 elements today. पहले हम इनको ओ लेवल में ग्रुप 7 बुलाते थे, बट नाउ वी कॉल देम द ग्रुप 17. ये वही हैं, जस्ट नाम में चेंज कर दिया है और वो ग्रुप नंबर में चेंज कर दिया. वो नंबर इसलिए चेंज किया है कि पहले बच्चों हम सिर्फ यहाँ ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 था और फिर इसे ग्रुप 3 कहते थे. अब हमने क्योंकि ये जो बीच में ट्रांजिशन है उनको भी बीच में शामिल कर लिया, इसलिए ये 10 जब शामिल हुए ये 10 होते हैं. तो फिर ये 13 बन गया, ये 14, ये 15, ये 16 और ये जाके बन गए 17. ग्रुप 17 एलिमेंट्स इनको बोलते हैं. ओके, सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं दे आर हैलोजेंस, इनका नाम है. आज हमने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है. ओके, दीज आर द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, राइट. सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स और वी कॉल देम हैलोजेंस, राइट. सो इसमें बच्चों जो ये एलिमेंट्स हैं, इफ यू लुक एट देम, these elements are fluorine, bromine, iodine and astatine. ये हैं बच्चों एलिमेंट्स, राइट. और इसमें इनकी पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले हेडिंग दें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये जो हेलोजन दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक. नॉन मेटल्स हैं, ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों. इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं. सो बेसिकली फ्लोरीन इज व्हाट, F2. क्लोरीन इज Cl2. ब्रोमीन इज Br2. सो जब भी आपने इनको लिखना होगा आप इनको इस फॉर्म में लिखेंगे. आयोडीन इज I2 and astatine is At2. We don't write them in the monatomic form. दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि इनके कलर. फ्लोरीन जो है ये एक पेल येलो कलर की गैस है. क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो है. ब्रोमीन जो है वो एक ऑरेंज ब्राउन लिक्विड है. रेड ब्राउन भी आप सकते हैं. आयोडीन हैज मैनी कलर्स. आयोडीन जो है उसके डिफरेंट कलर्स हैं बच्चों. आयोडीन अगर सॉलिड होगा तो याद रखिए आयोडीन इन द सॉलिड स्टेट जो होता है वो तो ग्रे या ब्लैक सॉलिड होता है. लेकिन अगर आयोडीन गैस में हो, वेपर्स में हो, तो ये पर्पल होता है. लेकिन जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल भी है. तो जब पानी में डिसॉल्व होता है तो I2 एक्वस बन के ये ब्राउन हो जाता है. सो ये तीन कलर हैं एक तरह से आयोडीन के, थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स. और ये तो एक जेट ब्लैक या ब्लैक सॉलिड है, दिस वन astatine. So these are the colors. So as you can see, the color is darkened down the group. So पहली प्रॉपर्टी होगी कि दे एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक स्टेट. दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि देयर कलर्स. एंड तीसरी प्रॉपर्टी अब इनके आ जाते हैं फिजिकल स्टेट्स. आपने देखा कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो हैं गैसेस हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ब्रोमीन एक लिक्विड है और आयोडीन एक एस्टेटीन गैसेस है, सॉलिड्स हैं. अब अगर आप इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखें बच्चों डाउन द ग्रुप, तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ इसीलिए इसको लिखा है कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं.
क्योंकि जाहिर है जो गैस है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा लिक्विड से, लिक्विड का कम होगा सॉलिड से। तो आप कहते हैं यस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स increases down the group। और क्यों इंक्रीज कर रहा है इसकी रीजन भी आपको बताना होगी। हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा, फिर अभी ग्रुप पीरियड 3 में भी पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो वी हैव टू रेफर टू द बॉन्डिंग। क्या बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर है वो देखना होगा। आप कहते हैं अच्छा ये देखें, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये एस्टेटीन है। सब आप देख रहे हैं डायटोमिक है, तो इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा सब में। जब कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा तो हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गवर्न करती हैं कि क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सब में सब नॉन पोलर है। तो फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल से फ्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल में आप कह रहे हैं जी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एक बीकर में ले लेते हैं तो आप कहते हैं कि बीच यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, उसके ऊपर इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। आप कहते हैं तो नॉन पोलर है, हम कहते हैं यस ये नॉन पोलर है। तो फिर तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो क्या होगी, आईडी, आईडी यानी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी जिसको कहते हैं। आप कहते हैं वो तो फिर क्लोरीन में भी यही होगी। लेकिन क्लोरीन में क्या है, आप कह रहे हैं जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो एक तरह से उसके एक मॉलिक्यूल में 38 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17। उसका उसका जो एटॉमिक नंबर है टाइम टू करेंगे तो 30, सॉरी 9 है इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। तो 9 टाइम्स 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके 17 है तो टाइम्स 2 करेंगे तो 34 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप कहते हैं ये तो क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। करते करते आयोडीन का तो बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज हो जाता है, उसकी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कहते हैं फोर्स तो वही रहेगी DID, लेकिन वो स्ट्रांगर हो जाती है। सो दैट इज द रीजन बच्चों कि आप कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, आप कहते हैं जी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ electrons in a molecule of halogens, the strength of dipole induced dipole forces। आपने पूरा वर्ड लिखना है, DID forces increases, hence more energy needed to overcome, राइट। सो इसलिए बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। सो ये चीज तो हो गई एग्जामिनर्स के लिए, और ये चीज हो गई आपको समझाने के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी बॉन्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र आएगा आपने फौरन उसकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को देखना है और उसको रेफर करके बता देना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो this is how we look at these melting and boiling point of these halogens down the group कि क्यों इंक्रीज करता है, वजह क्या है। अब आ जाते हैं एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं, वी आर डिस्कसिंग अगेन फॉर द रिमाइंडर, वॉलिटिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट है वॉलिटिलिटी ऑफ हैलोजेंस। ये तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, वॉलिटिलिटी पहले मैं आपको बता दूं वॉलिटिलिटी होता क्या है। आप कहते हैं वॉलिटिलिटी इज एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। कि कोई कितने वेपर्स बना सकता है ये उसकी वोलेटिलिटी होती है। वो जितना वोलेटाइल है मतलब उतने ज्यादा वेपर्स हैं। तो आप कहते हैं जी फ्लोरीन क्लोरीन तो हैं ये ऑलरेडी वेपर्स, ये तो क्योंकि गैस होते हैं। ब्रोमीन आप कहते हैं लिक्विड है, तो उसकी वोलेटिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। और आयोडीन और वो तो सॉलिड्स हैं, तो उनकी वॉलिटिलिटी तो बिल्कुल ही कम होगी। हम कहते हैं यस। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एज यू गो डाउन द ग्रुप तो वॉलिटिलिटी डिक्रीज कर रही है। ओके।
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे, वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। आप कह रहे हैं फिर रीजन क्या है, अब सुने बच्चों। फिर ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर से ही लिंक करेंगे। आप कहते हैं जी फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डीआईडी है, और आयोडीन की भी डीआईडी है। लेकिन एज वी हैव डिस्क्राइब्ड बिफोर कि आयोडीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, सो स्ट्रेंथ ऑफ डीआईडी ज्यादा होगी। तो आप कहते हैं जब जितनी ज्यादा होगी तो उतने कम वेपर्स बनेंगे ना। वेपर्स तो तब बनते हैं जब वो लिक्विड के मॉलिक्यूल या सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को छोड़ के, इधर देखो बच्चों, यहाँ से इवेपोरेट कर जाएंगे। दिस इज वोलेटिलिटी, कि वेपर बन जाए वो। तो आप कहते हैं जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी उतने कम वेपर्स बनेंगे, तो दैट्स व्हाई द वोलेटिलिटी इज लेस। तो देखिए जरा डाउन द ग्रुप, अगेन वही रीजन है, द स्ट्रेंथ ऑफ dipole induced dipole forces between the halogen molecule increases with increase in number of electrons, hence less vapors. और less volatile, less vapor formed, और ब्रैकेट में लिखते हैं less volatile. Is it clear? सो बच्चों दिस इज हाउ द वोलेटिलिटी। मैं दोबारा से अब जरा सम अप कर देता हूँ अभी तक हमने क्या किया है। हमने ये आज शुरू किया हैलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिनको हम पहले ग्रुप 7 कहते थे, अब हमको ग्रुप 17 कहते हैं। पहले हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू की, जिसमें हमने कहा कि ये होते डायटोमिक स्टेट में हैं, इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और फिर हमने कहा इनके जो कलर्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे डार्कन होता है डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करते हैं इनके डाउन द ग्रुप, राइट। ये तो थी बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ देयर रिएक्शंस वेरी, हाउ देयर रिएक्शंस हैपन। तो देखिए जरा, रिएक्टिविटी ऑफ halogens. Before I go for the reactions, first of all बच्चों, I would like to remind you कि आपने ओ लेवल में क्या पढ़ा है अबाउट दिस थिंग, राइट। तो आप ओ लेवल में याद होगा आपने पढ़ा है कि हैलोजेंस जो होते हैं ना, नॉन मेटल होते हैं। मतलब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब इन्होंने रिएक्ट करना होता है एक तरह से, ठीक है। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसकी रिडक्शन होती है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये बात अभी तक आपने जहन में रखनी है, राइट। सो आप ये कहते हैं अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उन्होंने अपनी रिडक्शन करनी है ड्यूरिंग द रिएक्टिविटी, राइट, और दे विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर जो फ्लोरीन है ये तो इतना सा है, और ये जो आयोडीन है ये इतना है, कि इलेक्ट्रॉन जब आप नीचे जाते हैं तो आपको पता है ना कि रेडियस ज्यादा होता जाता है। तो हम देखते हैं कि देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन हियर। तो आप कहते हैं जी ऑब्वियसली, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो देखो बच्चों, किसके लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, आयोडीन के लिए या फ्लोरीन के लिए? हम कहते हैं जी ऑब्वियसली फ्लोरीन के लिए, क्योंकि आयोडीन का न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा होगा, लेकिन आप कहते हैं जी वो तो फर्क नहीं पड़ता, अगर शील्डिंग ज्यादा हो रही हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। बल्कि इसका एक और शेल भी है, 5 होते हैं। ये देखिए यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन। तो आप कहते हैं जी ये तो इट इज डिफिकल्ट फॉर दिस टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर आयोडीन एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। तो रिएक्टिविटी ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज्यादा होगी बिकॉज इट इज इजी फॉर इट टू गेन इलेक्ट्रॉन।
और इसका मतलब है कि इसकी रिडक्शन भी इजी होगी, वो विल बी गुड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कहते हैं यस। तो हम कहते हैं कि एक बात आपने जनरली याद रखनी है। अब मैंने इसको ओ लेवल से ए लेवल के साथ लिंक कर दिया, और क्या लिंक किया है कि जो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है हैलोजेंस की, वो डाउन द ग्रुप कम होती है, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, ये हम कहते थे ओ लेवल्स में। अभी हम कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम होती जाती है, सो इट्स नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो लिखिए जरा, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस decreases down the group। एक बात ये लिख लीजिए, as it is difficult to gain electrons, right? As it is difficult to gain electrons, the reactivity of halogens decreases down the group। It is difficult to gain electron as we go down। Atomic radius increases। Atomic radius बच्चों ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट, एस सी का मतलब शील्डिंग इफेक्ट है, increases। ओके, सो इसकी वजह से, और इसी वजह से द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन also decreases। इस पे मैं भी अगले पार्ट में दोबारा बात करता हूँ। ओवरऑल रिएक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपने स्टार्ट करते ही ये बात याद रखनी है, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। आपने इसको याद रखना है कि कैसे इनका डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती है, ओके, और कैसे इनकी एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन कम होती जाती है, या देयर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती जाती है, बिकॉज ऑफ द बिगर साइज, more shielding, it's very hard, it's very difficult for the nucleus to get an attractive force with an incoming electron। Okay, all right, अब आप आ जाते हैं रिएक्टिविटी में। पहला रिएक्शन है इनका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। The first reaction is the displacement reactions of halogens। ये बात हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी हैलोजन की, अगर ये है फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये एसिटीन है, ओ लेवल में हमने पढ़ा कि क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास फ्लोरीन है बच्चों, एक्वस स्टेट में, ऑब्वियसली गैस है तो हमें किसी के साथ मिक्स करना है, तो उसको पानी में पहले डिजोल्व कर लेते होते हैं, तो फ्लोरीन एक्वस बन जाता है। अब आप कोई भी इस नीचे वाले के, नीचे जितने भी हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका कोई सॉल्ट ले लेते हो, राइट? लेट्स से मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, या लेट्स से मैंने पोटासियम ब्रोमाइड ले लिया, वो भी ऑब्वियसली एक्वा सोल्यूशन होगा। अब हमने जब इन दोनों को मिक्स किया, तो आप कहते हैं जी होता ही है, चलें पहले एक लिख लेते हैं। होता ये है कि क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट्स गोना डिस्प्लेस दिस। तो आप कहते हैं बन जाएगा NaF प्लस, जो हैलोजन डिस्प्लेस हुआ है वो ऑब्वियसली Cl2 की फॉर्म में होगा। हमने पहली प्रॉपर्टी में बोल दिया कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन atomic state, they have to be in their diatomic state when they are in the form of element। और एक बन गया सोडियम फ्लोराइड, और एक बन गया ये, राइट?
अगर आप इसको बैलेंस कर लें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव हैलोजन. Similarly, let's say I take Cl2 aqueous and mix it with the potassium iodide. आप कहते हैं yes, it is going to displace this to form KCl plus I2. But if I go बच्चों other way around, if I take iodine and try to react it with NaCl aqueous, तो आप कहते हैं जी नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो सकता बिकॉज द नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ये तो हमने ओ लेवल में पढ़ा था. अब मैं इसको चेंज करता हूँ, बल्कि ओ लेवल में भी ये चीज थी कि अगर आप इन रिएक्शंस को गौर से देखें तो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैव टू थिंग्स. नंबर वन, इनमें एक तो कलर चेंज होता है कि जब ये NaCl aqueous को देखते हैं तो आप कहते हैं जी ये कलरलेस है, क्योंकि जो आपको बच्चों कलर बताए थे वो सारे हैलोजेंस के थे. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या एस्टेटाइड का कोई कलर नहीं होता. दे आर कलरलेस. ये जो कलर होते हैं वो इनके होते हैं, हैलोजेंस के. सो इसका मतलब है कि NaCl कलरलेस है. जब आपने इसमें ये फ्लोरीन डाला बच्चों, उसी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया, तो आपने कहा एक NaF बन गया, वो तो कलरलेस है. लेकिन जो साथ Cl2 एक्वस बनेगा वो तो क्या होगा, आप कहते हैं ये तो ग्रीनिश येलो होता है. तो एक चीज तो आपने ये नोटिस की कि there is a color change that happens when this displacement reaction takes place. A solution which was initially colorless turns greenish yellow. Similarly here, a solution which turns initially was a colorless, when you added a Cl2 aqueous gas into this, it turns into brown. ये शुरू में ब्राउन होता है बच्चों, और अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्शन करें और आयोडीन इनसॉल्युबल होके आने लग जाए तो फिर बाद में ये कभी कभार ब्लैक भी हो जाता है, ब्लैक सॉलिड आपको नजर आने लग जाता है इसके अंदर. तो आप कहते हैं कि एक तो ये याद रखना है कि देयर इज अ कलर चेंज दैट इज अकम्पनीड बाय दीस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये भी ओ लेवल में था. अब मैं इसको एक और चीज लेके आता हूँ. आप कहते हैं कि अगर आप इन रिएक्शन को गौर से देखें एंड यू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इफ वी असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्विकली, राइट, तो इधर देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से साइन करूं तो आप कहते हैं फ्लोरीन का यहाँ 0 होगा क्योंकि एलिमेंट है. सोडियम इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड बीइंग ग्रुप 1+1 होगा. Cl यहाँ -1 होगा, सोडियम यहाँ +1, फ्लोरीन -1 और Cl2 0. अगर मैं सोडियम को निकाल दूं बीच में से क्योंकि ये एक्सपेक्टेटर आइन है, तो आप कहते हैं जी फ्लोरीन जो है वो 0 से क्या हुआ है, -1. तो आप कह रहे हैं इसकी हुई है रिडक्शन. As expected, they undergo the reduction and act as what? Oxidizing agent. और जो क्लोराइड आइन है, अगर आप उसको देखें बच्चे, तो उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. एक्टेड एज व्हाट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दीज रिएक्शंस आर रीडॉक्स रिएक्शंस. अब इसी को अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं टू मेक इट क्लियर, तो आपने कहा जी बेसिकली फ्लोरीन ने रिएक्ट किया है Cl नेगेटिव के साथ और बन गया है 2F नेगेटिव. आयनिक इक्वेशन में आपको पता है ना, जो स्पेक्टेटर होता है बस उसको निकाल देते हैं. ओके, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं. तो मैंने स्पेक्टेटर निकाल दिया एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन हियर. ये which tells you कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इन दिस वे इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन. जो हैलोजन था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हेलाइडाइन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है. मैं इस पे बात करता हूँ. सो इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो आप कहते हैं ये देखें क्लोरीन है. मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ, कोई बच्चा जरा असाइन करे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये जरा बच्चों करें, जरा मुझे बताएं कि इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है. आप कहते हैं ये देखें जी क्लोरीन यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है Cl और I2 0. अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो Cl2 K+1 था और K+1 था, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए. तो Cl2 aqueous plus 2I negative aqueous gives us 2Cl negative aqueous plus I2. ये देखिए, this is the ionic equation for this reaction.
इसमें देखें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आप कहते हैं ये 0 है, ये -1 है, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, -1 से 0। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो पॉइंट मेकिंग ये है कि इन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और द रीडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें जो हैलोजेंस होता है जो मोर रिएक्टिव होता है उसकी रिडक्शन होती है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो लेस रिएक्टिव हेलाइडाइन होता है उसकी वो ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। राइट, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या वजह है कि क्यों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्यों एक रिड्यूसिंग एजेंट है। राइट, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंग कि what is this oxidizing ability and reducing ability of halogens, right? देखो बच्चों, बात ये है कि अगर मेरे पास ये फ्लोरीन है और ये F नेगेटिव है, तो फ्लोरीन से F नेगेटिव कैसे बना है। आपने कहा जी इट हैज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और वो F नेगेटिव बन गया है। राइट, अब इस F नेगेटिव की ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एफ नेगेटिव बन गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, और सेकंड शेल हाईएस्ट कैपेसिटी पे फिल भी हो गया है बच्चों, क्योंकि इसमें ऑक्टेट एक्सपेंशन भी नहीं हो सकती, इसलिए ये फुल फिल हो गया एक तरह से। तो आप कहते हैं इसका मतलब है ये इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। एफ नेगेटिव इज इन अ पोजिशन टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैंने ये कहा कि अगर इसकी रिडक्शन होती है तो इसकी वापस क्या हो सकती है। आप कहते हैं जी इसकी वापस ऑक्सीडेशन हो सकती है, और ये क्या होगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए आप कहते हैं कि जो हेलाइडाइंस होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। राइट, अब दूसरी बात पे करते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई कि व्हाई वी कॉल देम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड व्हाई वी कॉल देम रिड्यूसिंग एजेंट्स। राइट, क्योंकि जो आयंस बन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, उन्होंने लूज ही करना होता है, उनकी ऑक्सीडेशन ही होनी होती है। राइट, सो दे आर ऑलरेडी इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आ जाते हैं कि अगर मैंने पहले भी बात की कि अगर ये आयोडीन है, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, आई नेगेटिव बन जाएगा। तो जूं जूं आप नीचे जाते रहते हैं साइज क्या होता है, आप कहते हैं इंक्रीज होता है। अगर ये फ्लोरीन था विद 2 शेल्स तो क्लोरीन विल बी विद शेल्स, ब्रोमीन विल बी विद 4 शेल्स, आयोडीन विल बी विद द 5 शेल्स। तो आप कहते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यस, सो एज यू गो डाउन द ग्रुप इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है जितना मुश्किल होता जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। राइट, तो इसलिए हम लिखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस, इन अदर वर्ड्स, या चलें ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात करते हैं, हैलोजेंस decreases down the group। और क्यों डिक्रीज करती है उसकी रीजन पहले भी लिखी, दोबारा लिख देता हूं। रेडियस इंक्रीजेस, शील्डिंग increases, nuclear attraction towards outer electron less, gain electron। अब आप मैं बच्चों इसी की अगर ऑपोजिट आपसे पूछूं कि अच्छा ये तो जितना नीचे जाता है उतना उसके लिए जो है ना ज्यादा कम होती जाती है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, रिडक्शन होना उसके लिए कम होता जाता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन है।
ऑन द अदर हैंड अगर आप एफ नेगेटिव और आई नेगेटिव को कंपेयर करें, किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है? आप कहते हैं जी इसके लिए लूज करना आसान है बिकॉज ऑफ अ बिगर साइज। जैसे फ्लोरीन है, इट्स लाइक दिस, ये देखो बच्चों, 1 2, दैट्स इट। इसमें 1 2 3 4 5। तो आप कहते हैं वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इसने कहीं से गेन किया हुआ था, उसके साथ न्यूक्लियर की अट्रैक्शन बहुत कम है, यहाँ उसके साथ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो आप कहते हैं इसके लिए इजी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो आप कहते हैं इसका मतलब अगर इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, गुड इन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन है, तो आप कहते हैं ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हम कहते हैं यस, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। So this is what I want to say कि iodine is a powerful reducing agent and fluorine is a powerful oxidizing agent। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख लें, फ्लोरीन ना सिर्फ अपने ग्रुप का बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हेलाइडाइंस है वो डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती जाती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडाइडाइन इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी हम एविडेंस भी पेश करेंगे अभी, राइट। तो स्टार लगा के लिख दीजिए कि फ्लोरीन is most powerful oxidizing agent और iodide ion is most powerful reducing agent। वजह दोनों की लॉजिक ये है कि एक ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, राइट। तो इट इज डिफिकल्ट एज यू गो डाउन द ग्रुप टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एबिलिटी वाले ने इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ अ बिगर साइज इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्योंकि लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो जाती है। जो साइज बड़ा हो जाता है, शील्डिंग ज्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बहुत कम हो जाती है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये बच्चों बस इसी एक पॉइंट पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा घुमाते हैं कि जो हेलोजेंस और हेलाइडाइंस की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज क्या होती हैं और वो कैसे वेरी करती हैं डाउन द ग्रुप। तो ये मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया इस सेक्शन में कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या है, कि इट इज द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन and it is easy and very good to gain electron on the top, so it's a powerful oxidizing agent। as you go down the group उनकी oxidizing ability कम होती जाती है। on the other hand the reducing ability is the one that is to lose electron or undergo the oxidation, and as you go down the group because of a bigger atomic size or cationic ionic size वो easy हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो iodine is the most powerful reducing agent of all out of all halogens, and fluorine is the most powerful oxidizing fluorine is the most powerful oxidizing agent out of all the halogens, right। So ये हो गया displacement reactions along with their redox ability and then how the oxidizing and ability reducing ability varies down the group, right। इसकी एक एविडेंस, दो तीन एविडेंसेस हैं। पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की एविडेंस दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चों आप कहते हैं ये देखें, जब हम क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं ना विद आयोडाइड तो बन जाता है 2Cl नेगेटिव प्लस I2। तो इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, क्योंकि इसकी रिडक्शन हो गई है। लेकिन अगर आप आयोडीन को लेके क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कराएं तो आप कहते हैं नो रिएक्शन, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो आप कहते हैं क्योंकि ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज I2 इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होता। पहले तो ओ लेवल में हम ये एक्सप्लेनेशन देते थे ना कि वो लेस रिएक्टिव है, अब आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है कि व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज आयोडीन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज क्लोरीन इज, सो हेंस इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती जाती है। रिड्यूसिंग की मैं आगे चल के देता हूँ इसकी लॉजिक, राइट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हो गया एक रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या था हैलोजेंस का। अब रिएक्शन नंबर 2 पे आ जाता हूँ, राइट। Reaction number 2, reaction with hydrogen। हाइड्रोजन बच्चों हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन हेलाइड बना देते हैं। ये एक सिंपल से रिएक्शन है, थोड़ी थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन भी। हाइड्रोजन को जब आप फ्लोरीन गैस से मिक्स करते हैं बच्चों
तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन को जब आप क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है। अब ये क्या है? आप कहते हैं जी ये रिएक्शन होता है, इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, इट्स अ वेरी फास्ट, explosively reacts even in the darkness। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है डार्कनेस में भी। नो सनलाइट, नो अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट बेसिकली इन हैलोजेंस को इंस्टिगेट करती है फॉर द रिएक्शन। सो इवन फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो डार्कनेस में भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अभी हमने उसकी वजह देखी। आप देखो फ्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ क्या है, -1। तो आपने कहा इसने तो इलेक्ट्रॉन गेन करना था, इसकी तो रिडक्शन होनी थी, इट हैज टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कहते हैं हाँ, इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए। राइट। सो आप कहते हैं फ्लोरीन इज वेरी गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए आपने देखा इवन डार्कनेस में भी इट हैज एबिलिटी टू अंडरगो। राइट। इसी तरह क्लोरीन आप कहते हैं जी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, जस्ट लाइक दैट, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट मैंने आपको बताया वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करती है, ये क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ती है और फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो जाता है। राइट। सो इसमें भी यही होता है कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। वैसे नहीं हो सकता, डार्कनेस में नहीं होता। तो आप देख रहे हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती जाती है इसलिए। और ब्रोमीन का रिएक्शन भी होता है लेकिन वो एक स्लो रिएक्शन होता है बच्चों, बनता वही HBr है। राइट। और वो एक स्लो रिएक्शन होता है क्योंकि इसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है, 0 से -1 होना है इसने भी। तो आप कहते हैं ये इट इज नॉट गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए आप कहते हैं कि इट्स नॉट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, not as good in gaining electron। H2 और ये नीचे आते आते इतना स्लो हो जाता है बच्चों कि ये इवन रिवर्सिबल हो जाता है। तो आप कहते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन दे रिएक्ट स्लोली एंड रिवर्सिबली। ओके, दे रिएक्ट स्लोली एंड रिवर्सिबली। ओके, स्लो भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। राइट, एट इक्विलिब्रियम। ओके, या इनको बच्चों थोड़ा आपको गैस स्टेट में रिएक्ट कराना होता है, ये बात आपने याद रखनी है। हाइड्रोजन इवन ब्रोमीन के वेपर्स रिएक्ट करते हैं, फिर ये रिएक्शन होगा। ओके। और लिक्विड में तो बिल्कुल ही बहुत स्लो हो जाता है ये रिएक्शन। इसी तरह आयोडीन भी आप देख रहे हैं गैस स्टेट में हमने इसको रिएक्ट कराना है, फिर ये रिएक्ट करेगा। ओके, सो इट रिएक्ट स्लोली एंड रिवर्सिबली इन द लास्ट वन। और वजह फिर वही है, इट इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इट हैज नॉट एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सबसे स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ऑल द हाइड्रोजन हेलाइड्स फॉर्म्ड, ऑल हाइड्रोजन हेलाइड फॉर्म्ड बच्चों, हाइड्रोजन हेलाइड्स जो बने हैं आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस, आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। ठीक है, ये सब के सब कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दे रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन। राइट। अब ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स बने हैं ना बच्चों, इनकी जरा थर्मल स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। इसके ऊपर सवाल आता है बच्चों, दे आस्क यू फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस एज वेल कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सप्लोसिव है, क्या है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ओके, सो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट आ जाए, thermal stability of hydrogen halide, thermal stability of hydrogen halide। वो कह रहे हैं जी बिफोर यू गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स बने हैं इनकी जरा थर्मल स्टेबिलिटी पे बात करें।
यानी अभी जो बने हैं HF, HCl, बल्कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये HF है, ये HCl है, ये HBr है, और ये HI है। वो कहते हैं एक बात तो आपने याद रखनी है कि ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, जब आप इनको हीट करते हैं तो ये वापस टूट जाते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड को हीट करोगे तो वापस हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बन जाएगा। यानी ये एक कंटेनर है, लेट से मेरे पास इसमें ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो ये कलरलेस गैस है, मैंने इसको किया हीट। थोड़ी देर बाद देखा बच्चों कि यहाँ पे मुझे येलो कलर की गैस नजर आने लग गई। पहले क्या थी? कलरलेस थी। तो आप कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड कलरलेस था, तो जो ये डिकम्पोज होके जब फ्लोरीन गैस बना, तो फ्लोरीन आपको पता है वो एक येलो गैस है, पेल येलो। इसी तरह जब इसको HCl को हमने एक कंटेनर में लेट से रखा और हीट किया, तो आपने कहा देखा शुरू में कलरलेस था, लेकिन बाद में हमने देखा यहाँ पे एक ग्रीनिश येलो गैस आने लग गई। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होके H2+ Cl2 बना दिया उसने। एक तो ये याद रखना है कि जब ये थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो कलर चेंज होता है हमेशा, राइट। और ये मैं ग्राफ आइडिया देने लगा हूँ। इसको तोड़ने के लिए बच्चों तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना पड़ता है। ये मैं रफ एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दे रहा समझाने के लिए, नंबर से जरा बात समझ सही आती है। इसको 1200, आप कहते हैं इसको तोड़ेंगे तो अराउंड 1000, राइट, अराउंड 1000 क्या बन जाएगा? H2+ Br2 बन जाएगा। आप कहते हैं इसमें भी यही होगा, कलरलेस था, आपने इसको हीट किया तो आपने देखा कि इसके अंदर ऑरेंज ब्राउन फ्यूम से बनना शुरू हो गए, विच इंडिकेट्स द थर्मल डिकम्पोजिशन एज। और इसको अगर आप करेंगे, लेट्स से ये ऊपर वाला 800 था, इसको किया आपने अराउंड 600 तक ही, तो ही H2 और I2 में चेंज हो गया, राइट। और इसमें इवन आपने हीट भी नहीं किया। अगर आप एक कंटेनर लेके उसमें एक रेड हॉट मेटल वायर डाल देते हैं, रेड हॉट मेटल वायर का बच्चों जो टेम्परेचर होता है ना, वो अराउंड 600 होता है। कि ये जैसे आयरन की रॉड लेके उसको हीट करें, वो रेड हॉट हो जाएगा। जो ही इसमें डालेंगे तो ये हाइड्रोजन हेलाइड को तोड़ देगा और इसमें आपको पर्पल वेपर्स नजर आने लग जाएंगे। ओके, here it is, the purple vapors will start appearing into this. So एक चीज आपने यहाँ नजर आई कि टूट तो सारे जाते हैं, all of them decompose, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ने के लिए रफली 3 गुना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो एक तो चीज क्लियर होगी कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो लिखिए जरा, ऑल द हाइड्रोजन, मैं रीजन बताता हूँ, ऑल द हाइड्रोजन हेलाइड्स decompose on heating। सब के सब डिकम्पोज होते हैं ऑन हीटिंग। थर्मल स्टेबिलिटी decreases down the group, less heat is required. Decreases down, that is less heat is required to decompose। अब वजह देखते हैं बच्चों, वो कहते हैं क्यों, why it is needed less heat। जरा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ आ जाइए, 1 मिनट लिखना छोड़िए और इधर देखिए बच्चों। आप कहते हैं ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड है? इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। आप कहते हैं फ्लोरीन का रेडियस कम है, फ्लोरीन का क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो यहाँ भी तो कोवलेंट बॉन्ड है। ब्रोमीन का रेडियस और ज्यादा है, यहाँ भी तो कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप कहते हैं बेसिकली, और कोवलेंट बॉन्ड आपको बच्चों पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाए, बल्कि आजकल आती भी है, तो आपने ये नहीं कहना उसको कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा अलोन। तो आप कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं एक अलग चीज बताने लगा हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर साथ कहते हैं एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and shared electrons।
अब बच्चों जूं जूं रेडियस आप देख रहे हैं बड़ा होता जा रहा है, तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आप कहते हैं जी बॉन्ड लेंथ तो है वो ज्यादा होती जा रही है। और जब बच्चों बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बिकॉज ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से क्या होता जाता है, आप कहते हैं जी दूर होता जाता है। तो इस वजह से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। तो आप कहते हैं जी दिस इज द रीजन कि ये बॉन्ड जो है नीचे जाते हुए वीक होता जा रहा है, राइट। न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। सो हेंस लेस स्टेबिलिटी होती जा रही है, राइट। तो लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा देता हूं कि आप कहते हैं जी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो मेनली जो बॉन्ड लेंथ का जिक्र करना है बच्चों, इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजेस। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और वो मैंने अभी आपको दिए बताया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस का मतलब क्या है। तो आप कहते हैं लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन विद द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको आज जो ये नया कॉन्सेप्ट है उसमें जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जामिनर एक और वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं लेस ऑर्बिटल ओवरलैप। दूर होते जाते हैं ना, तो ऑर्बिटल ओवरलैप भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, राइट। हेंस लेस एनर्जी रिक्वायर्ड required to decompose, right? So this is how the thermal stability is explained कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और उसकी वजह क्या है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज होना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू टेल कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीज है बच्चों वो क्यों डिक्रीज होता है। आपको बताना होगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम से कम होती जाती है। इज इट क्लियर? अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने हॉट मेटल वायर वाली चीज बताई है, अगर आप यही हॉट मेटल वायर बच्चों यहां डालेंगे जैसे HCl के केस में, और ये या HBr के केस में, चलें HCl कर देता हूं ये, और या HBr के केस में, तो आप कहते हैं जी नो चेंज इन कलर, क्योंकि इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन यहां करेंगे तो आप कहते हैं कि जी क्या होगा, पर्पल वेपर्स आ जाएंगे। डू यू गेट इट? सो दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड। इस पे बहुत सवाल आते हैं कि एक कलरलेस गैस थी उसमें एक रेड हॉट वायर डाली, पर्पल वेपर्स आ गए। एक और कलरलेस गैस थी उसमें रेड हॉट वायर डाली, कुछ चेंज नहीं आया। तो आप समझ ये दोनों हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, एक हाइड्रोजन आयोडाइड होगा जो डिकम्पोज हो गया और दूसरा कोई और हाइड्रोजन हेलाइड होगा जो डिकम्पोज नहीं हो सका, राइट। सो दिस इज हाउ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस। सो इनके बच्चों एक और, अब ये तो हो गया दो रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैलोजेंस के। एक था इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक था इनका जो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और फिर ये है, अब एक और इनका रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। पहले हम हैलोजेंस के रिएक्शन करके फिर हम हेलाइड के रिएक्शंस पे चले जाएंगे, राइट। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की बात कर लेते हैं, तो हेडिंग दे displacement reactions of halogens, right? Sorry, disproportionation reactions of halogens. Displacement तो हमने कर लिया, reactions of halogens. बच्चों क्लोरीन की एग्जांपल देने लगा हूँ, सबके साथ ये होता है। आप कहते हैं जी क्लोरीन को अगर आप मिक्स करते हैं ना, लेट्स से या एक्वसी ले लेते हैं, आप इसको मिक्स करते हैं विद NaOH,
और ये है कोल्ड डाइल्यूट, और या इसको मिक्स करते हैं विद NaOH, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। है वही सोल्यूशन है, एक को समझे आपने, कोल्ड डाइल्यूट का मतलब होता है रूम टेम्परेचर पे तकरीबन, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है लेट्स से इसको 70 डिग्री तक हीट करके आपने मिक्स किया है, उसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। आप कहते हैं होता क्या है दोनों में, इधर देखो बच्चों, एक में बनेगा NaCl, NaClO प्लस H2O, दूसरे में बनेगा NaCl, NaClO3 प्लस H2O। तो आप कहते हैं तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं एक्सेप्ट दिस डिफरेंस, हम कहते हैं यस, एक को कहते हैं, ये जो बना है इसको कहते हैं सोडियम क्लोरेट वन। वन क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसको कहते हैं सोडियम क्लोरेट 5, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। बैलेंस कर दूं अगर मैं, तो यहाँ 2NH आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3H2O आ जाएगा, और उसमें दैट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। और एक और बात बताऊं, NaClO और NaCl का जो मिक्सचर होता है इक्वल अमाउंट में, उसको ब्लीच भी बोलते हैं, ये जो हम दाग हटाने के लिए यूज करते हैं। जब आप NaCl और NaClO को मिक्स करके बनाते हैं इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, ब्लीच भी बोलते हैं, राइट। और इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों बोलते हैं मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसी तरह तीसरा रिएक्शन है, अगर आप क्लोरीन को पानी में डालते हैं बच्चों, इफ यू ऐड इट इनटू अ वाटर, तो भी यही होता है, आप कहते हैं एक बनेगा HCl और एक बनेगा HClO, राइट। और इसको इसको क्लोरिक एसिड बोलते हैं। एक तो आपको पता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे क्लोरिक एसिड बोलते हैं, राइट। और ये रिएक्शन बड़ा फेमस भी है क्योंकि दिस इज यूज टू किल द बैक्टीरिया। और ये जो HClO है, इट किल्स द बैक्टीरिया। और कैसे बैक्टीरिया को किल करता है? इसमें से जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है ना, दिस इज वन विच किल्स द बैक्टीरिया। ओके, सो ये तीन रिएक्शन है। अब इनको डिस्प्रोपोर्शन क्यों कह रहे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, व्हाई वी कॉल देम डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट। सो ये तीन रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखे, विद कोल्ड NaOH, विद हॉट NaOH एंड विद वाटर, ठीक है, पानी के साथ जो रिएक्शन हुए हैं क्लोरीन के। और इनको क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन कह रहे हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट में हम हेलाइडाइंस के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो मैं पूछ लें, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज वी आर डन। एंड इसका मैंने यहाँ छोड़ दिया, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों, क्या क्या लॉजिक है, क्या यानी कि क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके बच्चों, मेरी तरफ से यही कुछ। थैंक यू वेरी मच। इवन इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप टू। थैंक यू।